ओके सो हेलो बच्चों, दिस है अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स एकेडमी। एंड जैसा कि मैंने आपको आज कम्युनिटी पोस्ट में आपको मैंने अपडेट किया था कि फॉरेन ट्रेड जो कि चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये चैप्टर को हम स्किप नहीं कर सकते, आपको ऑलरेडी मैंने अपडेट किया था, है ना। जब हम पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स का हम चेक कर रहे थे ना, तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखते हैं फॉरेन ट्रेड होता क्या है। फॉरेन ट्रेड का दूसरा नाम होता है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, आज क्या क्या चीज हम कवर करने वाले हैं अपने वीडियो में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन को ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। ये तीनों चीजों में देखो, इंटरनल ट्रेड का मीनिंग भी पूछा जा सकता है, इंटरनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड का भी मीनिंग पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में। उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है वो पूछा जा सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, देन एक्सचेंज रेट के बारे में 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जो कि आप आसानी से ये तीनों के आंसर्स आप लिख पाओगे। ठीक है, ये चैप्टर पे मैं 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ओके सो बच्चों, बोर्ड पे ध्यान देंगे कि इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो मैंने आपको क्या बताया था, इंटरनल ट्रेड का मीनिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग पूछा जा सकता है। अगर आपसे सिर्फ मीनिंग पूछा जाएगा, इंटरनल ट्रेड को डोमेस्टिक ट्रेड भी बोला जाता है, लिख लीजिएगा। इंटरनल ट्रेड का दूसरा नाम क्या होता है, डोमेस्टिक ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को फॉरेन ट्रेड भी बोला जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो इंटरनल ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, देखिए, इट मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। जब हम कंट्री के अंदर ही बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी करते हैं, तो इसको हम कौन सा ट्रेड बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड। लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं कि सूरत का पर्सन अगर पटना में अपना सामान बेच रहा है, या पटना से जाके अपना सामान खरीद रहा है, तो ये चीज क्या कहलाएगा, इंटरनल ट्रेड, बराबर। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, तो इट मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री के बाहर जाके अगर अपन सामान खरीदने या बेचने का काम कर रहे हैं, तो वो कौन सा ट्रेड कहलाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड। एग्जाम्पल कि मैं यहां पे रहता हूं, सूरत का पर्सन, और बेच रहा हूं सामान मैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में बेच रहा हूं, इंग्लैंड में सामान बेच रहा हूं, तो देखो ये कौन सा ट्रेड कहला जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड। आई होप कि मीनिंग क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वॉल्वमेंट। अच्छा सर, इस तरीके से आपने लिख के दिया, क्या हम इस तरीके से लिखेंगे एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा? बिल्कुल मार्क्स मिल जाएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं, आपकी चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। देखिए, इंटरनल ट्रेड करने के लिए सिर्फ एक कंट्री की इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए मिनिमम 2 कंट्रीज, सिर्फ 2 कंट्रीज मत लिखिएगा, मिनिमम 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व। आई होप लॉजिक क्लियर है। ओके, रिस्क, इंटरनल ट्रेड में क्या रिस्क रहेगा, हमको अपने कंट्री के अंदर ही तो सामान बेचना है, खरीदना है ना, तो ये लेस रिस्की रहता है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड मोर रिस्की हो जाता है। रीजन इज कि हम दूर सामान भेज रहे हैं, है ना, तो दूर सामान भेज रहे हैं, मे बी पेमेंट का इशू हो जाए, है ना। यहां तो क्या करते हैं अपन, तुरंत गाड़ी लेके उसके घर पे पहुंच गए, पेमेंट ले लेंगे, है ना, पास में ये सामान पहुंचा देंगे। लेकिन आपको अमेरिका सामान भेजना है, आपको इंग्लैंड सामान भेजना है, रशिया सामान बेचना है ना, तो वहां पे आपको क्या होता है ना, कि सामान पहुंचने का भी रिस्क होता है ना, कैसे जाएगा, पानी में डूब जाएगा, या एरोप्लेन में कुछ नुकसान हो सकता है, तो ये सारी चीजों का रिस्क रहता है ज्यादा। ठीक है, करेंसी, इंटरनल ट्रेड, कंट्री के अंदर ट्रेड हो रहा था, तो एकदम होम करेंसी यूज होगा। ध्यान रखिएगा, कौन सा टाइप का करेंसी यूज होगा, होम करेंसी, है ना। मैं अगर मुंबई जाके सामान खरीदूं कोई, तो बताइए मेरे को रुपीज ही देना पड़ेगा कि नहीं, है ना। लेकिन अगर मैं अमेरिका में जाके सामान खरीदूं, तो मैं अपना रुपया लेके जाऊंगा, 10 रुपए, वो लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो फॉरेन करेंसी इज यूज्ड फॉर पेमेंट एंड रिसिप्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड, और होम करेंसी इज यूज्ड फॉर पेमेंट एंड रिसिप्ट इन इंटरनल ट्रेड। आई होप यहां तक लॉजिक क्लियर। प्रोसीजर, लेस प्रोसीजर, इंटरनल ट्रेड में हमको लेस प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारे फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। भाई सरकार से परमिशन लिए कि नहीं लिए, आरबीआई का परमिशन लिए कि नहीं लिए, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या सामान बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपको सारे अथॉरिटीज को बताना पड़ता है कि मैं ये सामान मंगाया, मतलब बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, है ना। लेकिन इंटरनल ट्रेड में ज्यादा प्रोसीजर नहीं होते। ट्रांसपोर्टेशन, भाई मेरे को अगर यहां से मुंबई सामान भेजना है, मैं कैसे भेज सकता हूं, गाड़ी के थ्रू या रेल के थ्रू, है ना। तो इसमें 2 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज होता है, रेलवेज एंड रोडवेज। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूं, तो यहां 2 टाइप का देखने को मिल रहा है, सी ट्रांसपोर्ट एंड
एयर ट्रांसपोर्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीजों को बारीकी से समझिए, है ना। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, 2 2 4 2 6 पॉइंट याद रखिए, आपको 3 मार्क्स बहुत ही आसानी से मिलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये चैप्टर से बनता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों का डिफरेंस बताइए। बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, है ना। तो इस पे ध्यान देते हैं कि इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं। देखिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये डिफरेंस बिटवीन भी क्लियर है ना। मीनिंग पूछा जाता है तो आप मीनिंग याद कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 मार्क के भी क्वेश्चन में बनेगा तो आपको याद रहेगा। देखिए क्या लिखा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ स्टेटमेंट। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, मतलब उसमें रिकॉर्ड किया जाता है सारा चीज का, उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। कंट्री ने जितना भी, जैसे इंडिया ने जितना भी गुड्स को एक्सपोर्ट किया, बेचा या बाहर देश से खरीदा, है ना, वो सारी चीजों का जो स्टेटमेंट बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। आगे बढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या डिफरेंस दिखा दोनों में? दोनों तो वही है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स का स्टेटमेंट है, सिर्फ गुड्स का स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, तो कौन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, दोनों का जिसमें रिकॉर्ड होता है वो क्या है हमारे लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप लॉजिक क्लियर आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं रिकॉर्ड्स। भाई इसमें क्या क्या चीज रिकॉर्ड किया जाता है, तो इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स ओनली। इसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है, सिर्फ गुड्स के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रांजैक्शन पेमेंट में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज वो दोनों के जो रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन होते हैं वो दोनों के दोनों वाली चीजें रिकॉर्ड की जाती है। लॉजिक समझ में आ रहा है। कैपिटल ट्रांजैक्शन, कैपिटल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, शेयर्स ट्रांजैक्शन, बॉन्ड ट्रांजैक्शन, लोन्स ट्रांजैक्शन, क्या ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। इट डज नॉट इंक्लूड कैपिटल ट्रांजैक्शन। कैपिटल ट्रांजैक्शन बैलेंस ऑफ ट्रेड में रिकॉर्ड नहीं की जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा सर, मीनिंग पढ़ा, रिकॉर्ड्स पढ़ा, और तीसरा क्या, कैपिटल ट्रांजैक्शन पढ़ा। चौथा पॉइंट, व्यू। बैलेंस ऑफ ट्रेड से कैसा व्यू मिलता है हमको, और बैलेंस ऑफ पेमेंट से कैसा व्यू मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, बैलेंस ऑफ ट्रेड में कैसा था, आपको आधा ही चीज का रिकॉर्ड करके दिया जा रहा था, सिर्फ गुड्स के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन लिख के दिए जा रहे थे। तो इससे क्या आपको क्लियर व्यू मिल पाएगा क्या किसी कंट्री के बारे में? बिल्कुल भी नहीं। आपको ही मैं अगर आधा डेटा दूं और बोलूं कि बताओ भाई इसका एनालिसिस करके दो, आप बोलोगे नहीं समझ में आएगा भाई, है ना। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में कैसा है, इट शोज द पार्शियल व्यू, पूरी तरीके से व्यू नहीं देता, पार्शियल व्यू ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक पोजीशन। ये बता ही नहीं पाएगा कि कंट्री का क्या इकोनॉमिक पोजीशन है, इसको तो तुमने क्या रिकॉर्ड करके सिर्फ दिया, गुड्स के बारे में। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, भले गुड्स के रिगार्डिंग हो, सर्विस के रिगार्डिंग हो, वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। तो ये क्या होता है, तुमको कैसा व्यू देगा, क्लियर व्यू देगा। इट शोज द क्लियर व्यू ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक पोजीशन, है ना, कि एक्सपोर्ट कितना हुआ, इंपोर्ट कितना हुआ, तो कंट्री का क्या पोजीशन बन रहा है, वो पूरी क्लियर तरीके से आपको शो करेगा। बढ़ेंगे आगे, रिजल्ट। भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड के क्या रिजल्ट्स बनते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या रिजल्ट बनते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड या तो फेवरेबल हो सकता है, या अनफेवरेबल हो सकता है, या तो बैलेंस्ड हो सकता है। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर फेवरेबल क्या होता है, अनफेवरेबल क्या हो सकता है। मान लीजिए ये एक कंट्री है ना, ये कंट्री ने 1 लाख रुपए का एक्सपोर्ट किया, है ना, और 2 लाख रुपए का इंपोर्ट कर लिया। बताइए ये उसके लिए अच्छी बात है कि खराब बात है? इंपोर्ट कितने का किया, सॉरी एक्सपोर्ट कितने का किया था, 1 लाख। 1 लाख का सामान बाहर देश को बेचा, लेकिन उसने इंपोर्ट कितने का कर लिया, 2 लाख का, है ना। तो बताइए नुकसान है मेरे लिए, है ना। तो ये कौन सा कंडीशन क्रिएट कर देता है, अनफेवरेबल। लेकिन फेवरेबल कैसे हो जाएगा, मान लीजिए उसने 2 लाख का सामान बेचा, लेकिन इंपोर्ट सिर्फ कितने का किया, 1 लाख रुपए का सामान का, तो इसके लिए कैसा कंडीशन हो जाएगा, फेवरेबल, मेरे लिए अच्छी बात है। बैलेंस्ड क्या होता है, व्हेन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ आर इक्वल, दोनों जब इक्वल रहेंगे तब वो कंडीशन को बोलेंगे हम बैलेंस्ड। 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्हाट डू यू मीन बाय अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। फेवरेबल का मतलब क्या, व्हेन द एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री इज मोर देन द इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री। लॉजिक समझ में आ रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो फेवरेबल, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो अनफेवरेबल, और दोनों इक्वल है तो क्या कंडीशन बनाएगा,
बैलेंस्ड। ये 3 वन सेंटेंस के आंसर तैयार होंगे इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसा होता है भाई, इसका रिजल्ट क्या होता है, दोनों साइड टैली रहता है। जो रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम रिसिप्ट और पेमेंट साइड बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड में, है ना। तो वो दोनों साइड कैसा हो जाता है, टैली हो जाता है। ओके। इंक्लूड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड में कौन सी चीजें इंक्लूड होते हैं, कौन सा अकाउंट बनाया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सा, इसको इंक्लूड्स के जगह पे आप अकाउंट भी बोल दोगे तो भी टेंशन नहीं, अकाउंट्स, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ करंट अकाउंट तैयार किया जाता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट भी होता है और साथ में कैपिटल अकाउंट भी होता है। इसमें देखा था ना आपने कि इसमें कैपिटल ट्रांजैक्शंस होते ही नहीं है, तो इसमें कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट भी बनाया जाता है और करंट अकाउंट भी बनाया जाता है, क्योंकि इसमें सारे रिकॉर्ड्स करने रहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे आगे एक्सचेंज रेट की तरफ। एक क्वेश्चन दिया है, देखिए, व्हाट इज एक्सचेंज रेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या हम सिर्फ मीनिंग लिख देंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है व्हाट इज एक्सचेंज रेट। बिल्कुल भी नहीं बच्चा, आपको एग्जांपल देना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नोट्स में बता रहा हूं आपको। देखिए एक्सचेंज रेट होता क्या है, एक्सचेंज रेट का मतलब होता है एक कंट्री के करेंसी को दूसरे कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट करना, यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट, ठीक है। द rate at which currency of one country can be converted into currency of another country। रेट याद रखिएगा, सिर्फ एक्सचेंज पूछता तो करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ अनदर कंट्री इज नोन एज एक्सचेंज। लेकिन मुझे बोला एक्सचेंज रेट बताओ, तो एक्सचेंज रेट के लिए मैंने यहां पे क्या यूज कर दिया, रेट। द रेट एट विच, ध्यान रखिएगा, द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री, शुरुआत में क्या बोला मैंने, द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री can be converted into currency of another country is known as exchange rate। जैसे सबसे मस्त अभी जो पूरा वर्ल्ड है मोस्ट किस चीज पे डील करता है, डॉलर पे डील करता है। अमेरिका का जो डॉलर है उस पे हम डील करते हैं, ठीक है। हमको किसी भी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करना है, मोस्ट बात कर रहा हूं, पूरी तरीके से नहीं, और भी कंट्रीज का चीजें इंट्रोड्यूस की गई है अभी, है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज किस में डील करते हैं, डॉलर में। मान लीजिए मेरे को अमेरिका से सामान खरीदना है, तो मैं उनको रुपया दे के सामान नहीं खरीद सकता, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो वो डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यही प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सचेंज, है ना। बढ़ेंगे आगे, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट ऑफ $1, अगर मुझे $1 को एक्सचेंज में देखना है तो इंडिया का कितना रुपीस होता है, 85 रुपीस। अभी एग्जैक्ट डेटा है 85.65। आपके बुक में 60 रुपीस दिया है, बहुत पुराना डेटा दिया हुआ है जीएसईबी के बुक में, लेकिन अभी एग्जैक्ट डेटा है 85.65 रुपीस, है ना। मतलब अगर मुझे $1 खरीदना है, $1 खरीदना है, अमेरिका से बोलना है कि भाई आपका $1 दे दो मुझे, तो अमेरिका को कितना मुझे पे करना पड़ेगा, 85 रुपीस दूंगा, तब वो जाके $1 देगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, देखिए, दैट मीन्स टू बाई $1 वी हैव टू पे 85 रुपीज ऑफ इंडियन करेंसी। आई होप लॉजिक समझ में आ रहा होगा, इसी को तो बोलते हैं एक्सचेंज रेट, है ना। आगे बढ़िए, अ राइज इन द, यहां पे क्या बोला, $1 का वैल्यू कितना, 85 रुपीस, बराबर। इसी कॉन्सेप्ट से आपको ये पॉइंट समझाता हूं। देखिए, अ राइज इन द एक्सचेंज रेट, मान लीजिए $1 का वैल्यू 85 से बढ़ के कितना हो गया, 100 रुपया। तो बताइए कि आपके रुपीज की वैल्यू घटी या बढ़ी। देखिए ना, ये सामान खरीदने के लिए आपको पहले 85 रुपीस देना पड़ता था, अब आपको 100 रुपया देना पड़ रहा है, तो आपके रुपीस का वैल्यू क्या हो गया है, घट चुका है, तब तो वो सामान आपके लिए महंगा होता जा रहा है। तो यहां देखिए, अ राइज इन द एक्सचेंज रेट फॉर इंडियन मीन्स द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी हैज डिक्लाइंड। इसका मतलब क्या है, मेरे इंडियन करेंसी का वैल्यू गिर चुका। अब दूसरा कंडीशन देता हूं, 85 रुपीज से मान लीजिए 60 रुपीज आ गया। ये सामान मेरे को खरीदने के लिए पहले 85 रुपीज देना पड़ता था, अब मुझे अगर 60 रुपीज पे करना पड़ रहा है, तो बताइए मेरे रुपीज का वैल्यू बढ़ गया, है ना। तो ऑन द अदर हैंड, व्हेन एक्सचेंज रेट फॉल्स द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी राइजेस। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। 3 क्वेश्चन मैंने आज आपको लिखाया, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखिएगा, 2 मार्क्स के लिए भी, 1 मार्क्स के लिए भी, 3 मार्क्स के लिए भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि हमारा मार्वल का सॉल्यूशन चल रहा है ना। और बाकी इसका जो दूसरा वीडियो है, मैं कोशिश करूंगा कल या परसों तक अपलोड करके दे दूं आपको।
ठीक है।